नमस्कार सभी को। तो आज हम यूपी टेट का जो पेपर 2014 में हुआ था उसके पेपर 2 के सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने और भी कई सारे पेपर करवाए हुए हैं, आप सारे देखिए। पेपर आपका बहुत नज़दीक है, सभी को ट्राई करो करने का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर 1 वाला पेपर 2 वाला नहीं देख सकता। पेपर 1 पेपर 2 का दोनों के लिए सेम आता है, तो आप सभी के लिए ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान के गुणों का संचरण है। जो वंशानुक्रम है वो माता पिता से संतान में जो गुण पाए जाते हैं वो संचरण के अंतर्गत आएगा, ये सही है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। जो विकास है वो प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। विकास क्या होता है कि उसके जो वो खुद है और उसने जो पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है उसका परिणाम ही होता है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वंशानुक्रम है वो व्यक्ति की जन्मजात जो क्रियाएं होती हैं, विशेषताएं होती हैं, उनका शोधन नहीं होता है। बल्कि ये क्या होता है कि जो भी शोधन के अंतर्गत नहीं आएगा, ये ना व्यक्ति की पूर्ण योग के अंतर्गत आ जाएगा। ये क्या है, जो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन नहीं है बल्कि ये पूर्ण योग है। अगला है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। माता पिता की जो भी विशेषताएं होती हैं वो एक बच्चे में, अगर आप बच्चे में ट्रांसफर हो रही हैं तो ये क्या है, वंशानुक्रम भी उनके अंतर्गत संचित हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि यही गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, साहचर्य के नियम है। साहचर्य के नियम कौन से हैं? समानता का नियम है, वैषम्य का नियम है, समीपता का नियम है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो साहचर्य के नियम के अंतर्गत आएगा? तो ये तीनों ही सही है। साहचर्य के ये तीनों ही नियम है, समानता का नियम भी आता है, समीपता का नियम भी आता है और वैषम्य का भी नियम आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डॉट 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 क्या है? गेट्स के अनुसार अनुभव से जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरणा कहते हैं, समायोजन कहते हैं, सीखना कहते हैं या चिंतन कहते हैं? तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम या सीखना कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जो आप अपने आप, कोई है जो सिर्फ अपने आप से प्रेम करता है, उसकी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति या हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति? तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये दर्शा रहा है कि आप अपने आप से प्रेम करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नार्सिसिज्म की जो प्रवृत्ति होती है, ये क्या, ये जो भी लोग नार्सिसिज्म होते हैं उनके अंदर ना अपने आप से ही वो सिर्फ प्रेम करते हैं। जो हमारे मनोवैज्ञानिक सिगमुंड फ्रॉइड जी हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस टर्म को दिया था। यूनानी कथाएं हैं कुछ जिसमें एक बंदा बताया गया है उन कथाओं में, जो नार्सिसिज्म का है, उसको बताया कि उसको नार्सिसिज्म था। वो क्या, सिर्फ अपने आप से प्रेम करता था। शुरुआत में जब बच्चे छोटे होते हैं उनमें भी ना अपने आप को ही प्रेम करने की वो होती है, उनको जो ठीक लगता है वो ठीक है। तो उन्होंने ना, सिगमुंड फ्रॉइड ने बच्चों में भी बताया कि स्टार्टिंग में बच्चों में भी नार्सिसिज्म होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आत्मकेंद्रित व्यक्ति, ये तो नहीं है इसके अंतर्गत। अहंकारी प्रवृत्ति या हिप्नोटिज्म तो किया जाता है, वो अलग तरीके का कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। मनुष्य की जो बुद्धि है वो आगे की पीढ़ियों में उसके संक्रमित होती है। यानी कि आपके पिताश्री में जो बुद्धि का लेवल था, या आपके पापा में या पापा के पापा में, जो बाबा कहते हैं, पर बाबा में, उनमें जो भी था वो ना एक पीढ़ी से पीढ़ी में दूसरे में ट्रांसफर होता रहता है और होता रहता है। ये तो सही है। डॉट 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 का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो जो मनुष्य की बुद्धि है वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी संकृत हो ही रही है उनकी। अगली वो कह रहा है कि किसका कार्य है कि जन्मजात योग्यताएं, जो जन्मजात आपको योग्यताएं मिली हैं उनका विकास करे और उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करे। क्षेत्र का ये काम है, मौसम का है, वातावरण का है या जलवायु का है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वातावरण जो आपका है ना, एनवायरमेंट है, उसका काम यही होता है कि वो ना जन्मजात आपको जो योग्यताएं मिली हैं उसका विकास करे और उसको ना एक परिस्थितियों का निर्माण करे। आपकी जन्मजात जो भी आपको मिला है उसके लिए इस तरीके की परिस्थितियां निर्माण करे जिससे उसका विकास हो सके। मॉस ऑफ बिगो ने इसके लिए उन्होंने बोला था कि अनुसार मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषताएं वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। जो मनुष्य की जो भी विशेषताएं होती हैं, जो भी मनुष्य के अंदर डेवलपमेंट होता है, वो उसका या तो वंशानुक्रम होगा या वातावरण होगा, दोनों का मिक्सचर ही होता है, प्लस नहीं होता है, इनटू में होता है।
तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? जो पूरा आवृत्ति वितरण है उसके प्रतिनिधित्व को जो करते हैं वो उसको क्या कहते हैं? प्रामाणिक विचलन का मान कहते हैं, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहते हैं, सहसंबंधी प्रतिनिधि का मान कहते हैं, या समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान कहते हैं। तो किसके बारे में बात करता है? ये ना केंद्रवर्ती जो प्रमाप है उसके बारे में बात हो रही है, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक सारे आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही है? जो बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं उनके लिए इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जो सही है? वे चुनौतीपूर्ण कार्य को पसंद करते हैं, ये बात सच है। वे चुनौतीपूर्ण कार्य को पसंद करते हैं। वे हमेशा सफल होते हैं, बताइए ये सही है कि नहीं? वे कार्य को समय आनंद अनुभव करते हैं। वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं। वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यही गलत है। वे हमेशा सफल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी बच्चे उच्च बुद्धिमत्ता रखते हैं उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमेशा सफल होंगे। हाँ, वे चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं, सच है। वे कार्य करते हुए अनुभव, उन्हें वो जो कार्य कर रहे होते हैं उस टाइम पे वो बड़ा आनंद का अनुभव लेते हैं, ये भी सही है। वे कठिन कार्यों को करने के लिए बड़ी ही ऊर्जावान रहते हैं, एकदम अच्छे से एक्साइटेड रहते हैं कि ये काम उन्हें करने को मिल रहा है। तो ये तीनों ही सही हैं, लेकिन वे हमेशा सफल होंगे ये पूरी तरीके से सच नहीं है। सफल भी होते हैं और वो असफल भी होते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो जो आंतरिक रूप से प्रेरित होगा ना, वो अगर असफल भी होता है तो वो ना किसी दूसरे पे नहीं मर रहा है उसका दोस्त कि मैं इसकी वजह से फेल हो गया या मैं इसकी वजह से मेरे नंबर कम आए। वो क्या करता है, वो खुद को मानता है कि हाँ मेरी तैयारी ठीक नहीं रही होगी, इस बार मेरे पेपर अच्छे नहीं हुए क्योंकि मैंने तैयारी ठीक से नहीं करी, इसलिए मैं असफल हो गया। अगली बार करूँगा तो मैं सफल भी हो जाऊँगा, क्योंकि वो क्या है, आंतरिक रूप से प्रेरित है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 8 है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए, किसने कहा है? बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका एक शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए, करते रहना चाहिए, किसने कहा है? प्लूटो ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, रूसो ने कहा है, या फिर रॉस ने कहा है? तो ये रूसो जी ने कहा है। रूसो जी ने बालक को एक ऐसी पुस्तक बताया जिसका बताया कि शिक्षक को अधोपांत इसका अध्ययन करते रहना, मतलब लगातार इसका अध्ययन करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान है उसके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का है, अध्यापक का है, अभिभावक का है, या फिर प्रशासक का है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें किसका स्थान बाल मनोविज्ञान में केंद्र में रखा गया है? तो इसका केंद्र में जो मुख्य स्थान है वो बालक का होता है। जब से बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा देने जाने लगी है ना, तब तक ना बालक को केंद्र में रख के शिक्षा दी जाती है। बाकी शिक्षक या करिकुलम या फिर एनवायरनमेंट जो भी है, स्कूल का वातावरण हो गया, सब कुछ बच्चे के अकॉर्डिंग ही होगा। बच्चे को सेंटर में रख के किया जाता है, जिससे बच्चा ना पूरी तरीके से सक्रिय रहे और सक्रिय भागीदारी कर सके और बच्चे का ना सर्वांगीण विकास हो सके, कहते हैं ना होल डेवलपमेंट बच्चे की करी जा सके। तो इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? इसका ये ना बालक को सेंटर में रख के करा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर ए सही है, इसका आंसर नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी पद्धति में है? एक सामान्य से विशेष, वो तो कहते हैं ना सामान्य से विशेष की जो प्रक्रिया है वो किस में है? आगमनात्मक तर्क में है, निगमनात्मक में है? तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ये निगमनात्मक के बारे में कहा जाता है। इसमें क्या होता है, नियम पहले दिए जाते हैं और ना उदाहरण बाद में दिए जाते हैं। तो सामान्य क्या होता है, निम्न जो नियम होते हैं ना वो सामान्य होते हैं, जनरल होते हैं, वो सभी के लिए सेम होंगे नियम, और फिर नियम के बेस पर ही उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरणों को नियमों को प्रूव कराया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? जो एक बाल्यावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है वो क्या है? पर निर्भरता होती है, सामूहिकता की भावना होती है, धार्मिकता होती है, यानी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव होता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? जो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है वो ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा, सामूहिकता की भावना होती है। मैं बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं बता देता हूँ जो मनोवैज्ञानिक हैं। सामूहिकता की प्रबलता होती है, इसमें आत्मनिर्भरता की भावना होती है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है, शारीरिक विकास में स्थिरता आती है कुछ टाइम के लिए, और
रचनात्मक कार्यों में आनंद लेते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है या रुचियों में परिवर्तन आता है। रुचियाँ ना टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। छोटे में वो क्या होता है, बचपन में आप कुछ और चीज़ पसंद कर रहे थे और आज कुछ और पसंद कर रहे हैं आप, तो ये ना टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। जो किशोरावस्था है उसमें संवेगों की जो तीव्रता है वो किस प्रकार प्रकट होती है। जो लोग होते हैं उनके प्रति ना किशोरावस्था में लोगों ना विद्रोह की भावना आ जाती है। वो ना उन्हें लगता है ये मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मेरी लेवल है उस पर ये समझने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। व्यवसाय की समस्या है, किशोरावस्था में क्या होता है कि ना फ्यूचर को लेकर चिंता होना स्वाभाविक हो जाता है या होने भी लगती है। नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, ऐसा होता है कि नई नई परिस्थितियाँ जैसे बच्चे के सामने आती हैं उसके साथ समायोजन करना उसको कठिन होता है और वो करने में बड़ा ही असहज फील करता है और ये करना भी होता है उस टाइम में। उपरोक्त सभी तो ये सारे ही कथन सही हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों की किस श्रेणी में आएंगे। जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है वो किस श्रेणी में आएंगे। मूर्ख होंगे, वो मंद बुद्धि होंगे, सामान्य बुद्धि होंगे या प्रतिभाशाली बुद्धि होंगे। तो क्या होता है, ये टर्मन जी हैं, टर्मन जी ने 1916 में बुद्धि लब्धि की एक साड़ी दी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि ना उन्होंने उस साड़ी में ना एक सीरीज बना दी कि इस अंक से लेके इस अंक वाले क्या लेवल पे होंगे, इस तरीके से उन्होंने इसको डिवाइड किया। तो 140 से जो ऊपर वाले हैं, 140 की जो बुद्धि लब्धि रखते हैं वो ना प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में आते हैं। 90 से 110 वाले सामान्य बुद्धि वाले होते हैं और 110 से ऊपर वाले जो होते हैं वो तीव्र बुद्धि होती है ना। और जो 70 से नीचे बुद्धि वाले होते हैं उनको ना जड़ बुद्धि कहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी साड़ी दी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। सृजनशीलता है, जो भी सृजनशीलता है वो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। ये किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, जेम्स ड्रेवर ने कहा है, रॉश ने कहा है, स्किनर ने कहा है। तो ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो को। क्रो एंड क्रो कहते हैं सृजनशीलता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। सृजनशीलता मतलब क्रिएटिविटी, जो आपके मौलिक परिणाम होते हैं उनको अभिव्यक्त यानी कि रिप्रेजेंट करने की एक क्रिया है। तो इसके बारे में किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रयास और भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। थॉर्नडाइक ने किया, मैकडूगल ने किया, कोलन ने किया या फिर पावलोव ने किया। जो प्रयास एवं भूल है, ट्रायल एंड एरर है, इस थ्योरी को किसने दिया है। ये थ्योरी थॉर्नडाइक जी ने दी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर किसी बच्चे को सीखने का पठार हुआ है उसके साथ, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। एक टीचर के तौर पे आपको क्या नहीं करना चाहिए। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहन करना चाहिए, बिल्कुल सही है। जो भी बच्चा सीखने वाला है या सीखना चाह रहा है उसको प्रेरित करना चाहिए सीखने के लिए और प्रोत्साहित भी करना चाहिए। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना है, सीखने के लिए ना अच्छी अच्छी विधियों का प्रयोग करवाना चाहिए। उसे दंडित करना चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। आप किसी भी बच्चे को दंडित नहीं कर सकते किसी भी स्थिति में, चाहे वो वर्बली हो, फिजिकली हो या मेंटली हो। आप किसी भी तरीके से बच्चों को दंडित नहीं कर सकते। आप उसको गलत शब्द नहीं बोलेंगे, डांटेंगे नहीं, उसके ना मतलब कहते हैं ना उसको ह्यूमिलेट फील नहीं करवाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यही गलत है, यही नहीं करना चाहिए। इसके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। अगर बच्चे को किसी तरीके का पठार हुआ है सीखने को लेके, तो उसके कारणों का अध्ययन करिए और आप उसको फिर प्रस्तुत कर दीजिए या उसका निराकरण करिए। पहले डायग्नोस करिए और उसके बाद उसको रेमेडी दे दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, दंडित आप नहीं कर सकते बच्चे को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रम से मंद होती है उसे कहते हैं। तो क्या है ना, सीखने के वक्र दिए गए हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है स्टार्टिंग में ना तीव्र होती है और बाद में मंद हो जाती है। तो ये कौन से वक्र के अंतर्गत आएगा, उन्नतोदर वक्र होगा, नतोदर होगा या मिश्रित वक्र के अंतर्गत आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए उन्नतोदर वक्र के अंदर आया। उन्नतोदर वक्र क्या होता है, स्टार्टिंग में ऐसे चलता है ऊपर की तरफ और बाद में ना ऐसे करके फ्लैट होता चला जाता है। तो ये ना पहले होती है और बाद में डाउन होने लगता है ऐसे करके। तो ये ना उन्नतोदर वक्र के अंतर्गत आ जाता है। मिश्रित में क्या होता है, जिगजैग चलता है, ऐसे 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 जिगजैग चलता है। नतोदर में क्या होता है, एक तरीके से चलता रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ है। व्यक्तिक भिन्नता का मतलब इंडिविजुअली डिफरेंस का अर्थ क्या है। दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होती है। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। या फिर सी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं। उसका अर्थ यही होता है, कोई भी दो व्यक्ति
न तो शारीरिक, ना ही मानसिक और ना ही संवेगात्मक विकास में या संवेगात्मक दशाओं में एक जैसे नहीं हो सकती। इसी को इंडिविजुअली डिफरेंस के तौर पे रखा जाता है। इसीलिए क्या होता है, जो होता है ना समेकित शिक्षा या समावेशी शिक्षा को इसीलिए लगा कराया गया है कि सभी एक जैसे नहीं होते, पर उनको एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, ये किसके बारे में है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है और कुसुमायोजन का निराकरण करना है। ए या बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका ए और बी दोनों ही सही है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है उसके बारे में विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। यस, बालक को जो मानसिक स्वास्थ्य है उसकी रक्षा करना। होता क्या है ना, हमें या टीचर के तौर पे आप ये समझना पड़ेगा आपको कि एक बच्चे को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और टॉर्चर कर रही है और वो ना आगे चल के उसको ट्रॉमा में ना बदल जाए। तो इसलिए ना आपको उसके मानसिक स्वास्थ्य, उसके मेंटल डेवलपमेंट का या मेंटल स्टेज का या मेंटल की जो स्थिति है उसका ध्यान रखना चाहिए और उसी के आधार पर उसके साथ रिएक्ट करना चाहिए। कुसुमायोजन का निराकरण करना। होता क्या है ना, कुछ बच्चे ना समायोजन नहीं कर पाते। कुसुमायोजन मतलब समायोजन न कर पाना। जो बच्चे, मान लो क्लासरूम में एक बच्चा है जो डायरेक्ट एडमिशन लेके आता है, किसी दूसरी स्टेट से आया है ना, अब उसको समायोजन नहीं हो पा रही है क्लास में, उसको बच्चे एक साथ नहीं बैठने दे रहे हैं या उसके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको ना समायोजन में उसकी मदद करिए। बच्चों से उसका इंट्रोडक्शन कराइए, बताइए ये बच्चा किस तरीके से अच्छा है, आप लोगों के साथ ये भी दोस्त बन सकता है, उसको समायोजन करवाइए आप क्लास के साथ। ये आपका एक टीचर का काम है। तो ये ना दोनों ही सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न अंकित 7 छात्रों का अंक इस प्रकार है, 40, 38, 36, 50, 51, 54 और 23। उपरोक्त की माध्यिका निकालिए। माध्यिका का मतलब होता है इनके सेंटर में क्या आएगा। तो टोटल डिजिट कितने हैं? 7 नंबर दिए हुए हैं। आप क्या करिए, पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। तो सबसे पहले 23 आएगा, 23 के बाद फिर देखिए क्या आएगा, 23 के बाद 36 है, 36 के बाद 38, फिर 40, फिर 50, 51, 54, इस तरीके से आपने लगा लिए। उसके बाद इसका एक फॉर्मूला आता है n+1/2, मतलब n होता है कि आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है? 7, 7 + 1 8, 8/2 में आप करेंगे तो 4, चौथा पद आ जाएगा। चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा? 40। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप इसको निकालेंगे, निकल जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड है। और वैसे भी इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला की इतनी बड़ी संख्या दी भी नहीं है। 7 डिजिट है, आपको पता है 3 इधर रह जाएंगी, 3 इधर जो रह जाएंगी, जो चौथे नंबर की मिडिल में आएगी उसी होगी। तो आप पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, मिडिल में जो आ रही होगी वो उसकी माध्यिका हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन निकालना बहुत ईजी है, आप आराम से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, रुचि का संबंध है योग्यता से या अवधान से? ए और बी दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो जो रुचि है उसका संबंध ना अवधान से होता है। अवधान मतलब ध्यान। तो रुचि और ध्यान का बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। आपने कोई ज्ञान मान लो सीखा है, उसको किसी विशेष स्थिति में या परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? प्रेरणा कहलाता है, सीखने का स्थानांतरण कहलाता है, भागनासा कहलाता है या चिंता कहलाता है। आपने कोई ज्ञान सीखा है और वो किसी दूसरी जगह आप अगर उसको यूज कर पा रहे हैं तो वो ये क्या है? ये ना सीखने का स्थानांतरण है। सीखने के स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक स्थानांतरण, एक ऋणात्मक स्थानांतरण और एक शून्य स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण क्या होता है? आपने एक चीज़ जो जहाँ सीखी है वो दूसरी जगह पॉजिटिव उसका यूज कर पा रहे हैं, आप उससे उसको यूज में ले पा रहे हैं पहली हुई सीखी हुई चीज़ को, तो ये धनात्मक है। ऋणात्मक क्या होता है? आपने जो पहले सीखा है वो नए ज्ञान को सीखने में या नई कौशल को सीखने में मदद ना करके उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, उसको सीखने में मतलब सहायता ना करके, बल्कि उसको ना नकारात्मक तरीके से आपको नहीं सीखने दे रहा है। तो ये ऋणात्मक है। शून्य क्या है कि आपने एक जो सीखा हुआ है पहले, नए सीखे में किसी भी तरीके का उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आपने जो पुराना सीखा है वो अपनी जगह है और दूसरा जो सीख रहे हैं, आप नया सीख रहे हैं, वो अपनी जगह है। तो ये क्या है? सीखने का स्थानांतरण के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? जो अनुबंधन की प्रक्रिया है उसमें प्रथम सोपान क्या है? ऑप्शन नंबर ए उत्तेजना है, आवृत्ति है, सामान्यीकरण है या इनमें से कोई नहीं है। तो जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है ये पावलोव जी ने दिया था। तो पावलोव जी कहते हैं इसका पहला नंबर उत्तेजना, यही पहले नंबर पर आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये किसने कहा है?
ये मैकडूगल ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, रोश ने कहा है, ड्राइवर ने कहा है। तो ये वुडवर्थ की डेफिनेशन है। वुडवर्थ जी कहते हैं स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग होता है, इसीलिए इसको ड्राइवर की डेफिनेशन है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। ध्यान रखिए क्या कह रहा है, इनमें से ऐसी कौन सी दशाएं जो किसी ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक यानी कि अंदर से आंतरिक दशा के अंतर्गत नहीं है। उद्दीपन की स्थिति या आवश्यकता, ए और बी दोनों, या ए और बी और दोनों नहीं, तो इसका या ए या बी या ए और बी दोनों। तो आंतरिक दशा, उद्दीपन की स्थिति या आवश्यकता, आवश्यकता हमेशा आंतरिक होती है, तो इसका ऑप्शन बी तो सही नहीं। लेकिन उद्दीपन की स्थिति, उद्दीपन किस प्रकार का है, किस टाइप का, ये ना बाहरी है, बाहर से दिखता कैसा है, क्या है, ये उद्दीपन की जो स्थिति है ये ना बाहरी है, तो ये आंतरिक नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 26 है, संवेग की उत्पत्ति से होती है। संवेग की उत्पत्ति से क्या होती है, आदतों की, मूल प्रवृत्तियों की, शारीरिक विकास की, या संवृत्तियों के निर्माण की। तो संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। जो भी आपके संवेग हैं, मैकडूगल जी ने 14 प्रकार के मूल संवेग बताए हैं, उनको वो कहते हैं कि जितने भी संवेग हैं उनकी उत्पत्ति ना मूल प्रवृत्तियों से होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अभिप्रेरण के लिए अक्सर किस शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन की जगह किस शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं, संवेग का, आवश्यकता का, भावना का, या प्रत्यक्षीकरण का। तो ये ना आवश्यकता की थ्योरी किसने दी थी, मैस्लो जी ने दी थी। तो मैस्लो जी कहते हैं आवश्यकता और अभिप्रेरणा अलग नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। अगर अभिप्रेरणा, मोटिवेशन को आवश्यकता की जगह रखा जा सकता है और आवश्यकता को मोटिवेशन की जगह रखा जा सकता है। अगर किसी चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है तो आप वो काम नहीं करेंगे और आपको मोटिवेशन नहीं आएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यार्थियों में प्रत्येक विकास के निर्माण के लिए शिक्षक, विद्यार्थियों के प्रत्येक विकास के लिए एक शिक्षक को क्या कि शिक्षक विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। यस, को विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। विद्यार्थियों को ना व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। उसको ना ऐसा नहीं है आप सीमित रखें, उसको खुले में जितना वो उसको सोच सकता है, नई नई चीज़ें उसको सिखाएं और उसको विस्तार में पढ़ाने का प्रयास करें, सिखाने का ट्राई करें। को विद्यार्थियों को निर्मित प्रयत्नों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। उसने जो भी निर्मित किया है उसके प्रयत्नों को ना अवसर देना चाहिए कि आप खुद से सोचो, आप खुद से दिमाग लगाओ किस तरीके का है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इस तरीके से चारों ही सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ए बी सी तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन है वो मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये किसने कहा है, बोरेन ने कहा है, रॉस ने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है, स्किनर ने कहा है। तो ये रॉस की डेफिनेशन है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये रॉस जी की डेफिनेशन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनानी चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो कल्पना, आप अगर चाहते हो किसी बच्चे के अंदर ना इमेजिनेशन विकसित हो, ज्ञानेंद्रिय जो उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको शिक्षण देना चाहिए। यस, ज्ञानेंद्रियों के हिसाब से उसको पढ़ाना चाहिए, कहानी सुनानी चाहिए। यस, कहानियों से ना कल्पना का विकास बहुत ज़्यादा होता है। कहानियों को बीच में अधूरा छोड़िए, बताइए आप खुद क्या सोचते हैं। तो ना बच्चों को ना उसमें बहुत ज़्यादा कल्पना विकसित करेंगे। रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। यस, रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास पर ध्यान बहुत ज़्यादा देना चाहिए। इससे बच्चों में ना बहुत ज़्यादा कल्पना शक्ति का उनका विकास होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इस तरीके से ये जब सारे ही सही हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। यूपी टेट 2014 का जो पेपर 2 हुआ था उसके सीडीबी के हमने ये 30 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। मैंने और भी बाकी के पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, आप उनको भी देख लीजिए। ज़्यादा पेपर बचे भी नहीं है, अभी बस 2013 के 2 पेपर हैं और 2011 के 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2 उनको करवा दूंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन की सीरीज भी चलाऊँगा, वो करवा दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको छोटी छोटी क्लास बना दूंगा 10-10, 15-15 मिनट की, जिसमें वो पूरी क्लास खत्म हो जाएंगी। और इतने इंपॉर्टेंट है कि उनसे आने ही आना है क्वेश्चन। मतलब 15 मिनट की अगर आप एक क्लास करते हो तो एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। इस तरीके से बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेना, आप ही का चैनल है, आपको ठीक लगे आप कर लेना। और अगर ये रही इसकी आंसर की एक बार देख लेना। आंसर की से क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेके आप अपने आप से इसको लगाएंगे तो आंसर की उसमें आपको मदद कर देगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेना। अपना ध्यान रखिए, पेपर आपका बहुत नज़दीक है।
हैव ए नाइस डे, गुड लक, थैंक यू।